हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेडिको फार्मा लेक्चर्स के हिंदी वर्जन में आप सभी को मैं सुनील कुमार शाह स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर को कवर करेंगे और इसका इंग्लिश वर्जन भी है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम इम्प्यूरिटीज़ है। ओके, सपोज कीजिए कि यह एक केमिकल सब्सटेंस ए है, ठीक है जी। इसमें एक कोई दूसरा सब्सटेंस, एनी फॉरेन सब्सटेंस, केमिकल बी या आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, या एनीथिंग जो है वो मौजूद है या प्रेजेंट है या अवेलेबल है, ओके, उसमें मिला हुआ है। देन दिस केमिकल सब्सटेंस बी इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटीज फॉर केमिकल सब्सटेंस ए। ओके, सो केमिकल सब्सटेंस बी जो है इम्प्यूरिटी कहलाएगा केमिकल सब्सटेंस ए के लिए, ठीक है। यही चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह मिला के रखते हैं एंड डिफिनीशन बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग समझा है उसी को बस लिखना है अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एनी फॉरेन मटेरियल और सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ केमिकल substance present in a chemical substance is called as impurities। ओके, तो इसको हम अपने अपने वर्ड में ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि वही वर्डिंग होगा, कुछ भी वर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप समझा है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके, आर्सेनिक, एस इसका सिंबल है, दूसरा लेड है, पीबी कोलंबस। हेवी मेटल्स हुए, इसमें आयरन भी आता है, फेरस जिसका सिंबल है एफी या फेरिक। देन क्लोरीन या क्लोराइड, Cl माइनस। देन सल्फेट आता है, ओके, सल्फेट विल आल्सो कम हियर। देन फ्लोरीन विल आल्सो कम हियर, ओके, और फ्लोराइड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हुए। तो आपको सब रटना नहीं है, सेव नहीं करना है, इसको समझना है और फिर अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है जी। अब चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज में देखते हैं, ठीक है। ओके, सो जो इम्प्यूरिटीज का क्लासिफिकेशन है वो टॉक्सिकोलॉजिकल लेवल पे किया गया है, जिसमें टॉक्सिसिटी को मायने रखते हुए 3 भागों में बांटा गया है। सो based on toxicity the impurities are classified into 3 groups। so first group is toxic या harmful impurity, ये इसको harmful impurities भी कहते हैं। then cumulative impurity, जो toxic impurity से थोड़ा सा कम toxic होते हैं, ठीक है। so cumulative impurity and then last one is harmless और non toxic impurities, ठीक है। तो जो तीसरा है वो हार्मलेस हुआ या नॉन टॉक्सिक इम्प्यूरिटीज, जिसका कोई टॉक्सिसिटी नहीं होता है, पर ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रेजेंट हो तो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉक्सिक या हार्मफुल इम्प्यूरिटी से। तो इसका नाम ही बता रहा है कि ये टॉक्सिक है, इसका मतलब ये बहुत खतरनाक है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए। सो वी कैन राइट लाइक दैट, वेरी हार्मफुल टू अस और आवर बॉडी। दूसरा पॉइंट, कैन कॉज डेथ इवन इफ टेकन वंस ऑन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक छोटी समय के लिए भी अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये डेथ तक कर सकता है, ये लीथल होता है, समझ में है। तीसरा पॉइंट जो है, ये इमीडिएट टॉक्सिसिटी शो करता है, मीन्स आज लिए तो अभी से इसका टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। एक नेक्स्ट पॉइंट है, इंजूरियस टू हेल्थ इवन इन ए स्मॉल क्वांटिटी। ओके, तो अगर ये थोड़ा सा भी क्वांटिटी में अगर आपने ले लिया तो मारेगा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे सिस्टम में डैमेज कर देगा, हमारा बॉडी सिस्टम में, ठीक है। तो इसीलिए वेरी लो परमिसिबल लिमिट इज अलाउड एज पर फार्माकोपिया, ठीक है जी। इसको बहुत सारे कम से कम मात्रा में हमारे प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हो, इसलिए इसका जो परमिसिबल लिमिट जो है वो बहुत कम है, कम रखा गया है, ना के बराबर। एग्जाम्पल्स हैं आर्सेनिक एंड लेड पीबी, ठीक है जी। अब आइए हम लोग क्यूमुलेटिव इम्प्यूरिटीज में चलते हैं, ठीक है। तो
हम लोग क्या लिख सकते हैं, मे नॉट कॉज इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, ये इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट नहीं करता है, ओके, एज लाइक योर टॉक्सिक इम्प्यूरिटीज, ये नहीं शो करता है। दूसरा चीज, व्हेन टेकन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन टेकन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे सोज टॉक्सिक इफेक्ट। अगर ये आप बारंबार लेते जा रहे हैं तो कुछ दिन के बाद इसका टॉक्सिसिटी दिखाई देगा हमारे बॉडी में। ठीक है, हैव मोर परमिसिबल लिमिट देन टॉक्सिक इम्प्यूरिटीज, सिंस ये थोड़ा सा कम है टॉक्सिक कंपेयर टू हार्मफुल इम्प्यूरिटीज के, तो इसका थोड़ा सा परमिसेबल लिमिट जो है, अलाउंस जो है, वो थोड़ा ज़्यादा है टॉक्सिक के कंपेयर में। एग्जाम्पल्स है आयरन एंड दूसरा है हैवी मेटल्स। ठीक है, अब आइए हम लोग हार्मलेस या नॉन टॉक्सिक इम्प्यूरिटीज के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, सो मे बी हार्मलेस बट इट्स प्रेजेंस इन लार्ज क्वांटिटी in pharmaceutical preparations may reduce the therapeutic effect of a drug। अगर ये बहुत सारे क्वांटिटी में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या मेडिसिन में हैं तो ये क्या करेंगे, जो मेडिसिन का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसको घटा देंगे, ओके, उसको कम कर देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कैन कॉज टेक्निकल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग या मेडिसिन। ओके, सो ये क्या करेंगे, आपको जब आप फॉर्मुलेट करते हैं कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को या मेडिसिन को, उस टाइम में ये लोग टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आप फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे या इधर से उधर कुछ बदल जाएगा, मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मे चेंजेस ओडर और टेस्ट, ये जो आपका मेडिसिन है उसका या ड्रग है उसका ओडर जो है बदल देंगे या टेस्ट जो है उसको भी बदल देंगे या अल्टर कर देंगे। ठीक है, इंटरफेयर करेंगे वहां पे भी। may lower shelf life of a drug by causing drug decomposition, ये क्या करते हैं, कभी कभी ड्रग डिकम्पोजिशन स्टार्ट करा देते हैं जिसके चलते ड्रग जो है डिकम्पोज करके खत्म होने लगता है। तो सिंस ड्रग खत्म हो गया तो उसका डेफिनेटली सेल्फ लाइफ भी कम हो जाता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स है क्लोरीन या क्लोराइड एंड सल्फेट, ये SO4 माइनस माइनस। ठीक है जी, तो ये सब है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है जी, एज वी नो डैट हमारे केमिकल सब्सटेंस में अगर कोई दूसरा चीज़ मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, इतना तो हमको मालूम है। और वो जो इम्प्यूरिटीज जो है वो कहाँ से आया है, किस सोर्स से आया है और कहाँ से वो मिल गया है, उस जिस सोर्स से आया है उस सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है जी, तो इसी को हम लोग अपना लैंग्वेज में लिखेंगे, अपना वर्ड देंगे। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ वही लिखना है, आप कोई भी वर्ड में लिख सकते हैं, बस जो आपने समझा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एनी फॉरेन सबस्टांसेस, एनी फॉरेन सबस्टांसेस प्रेजेंट इन a chemical compound are called as impurities. Okay, and the sources from where they have contaminated or come from where they have come from or contaminated are called as sources of impurities। तो उन collectively they are called as sources of impurities। ठीक है जी, अब देखते हैं हम लोग इस sources of impurities कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, पॉसिबल इसका सोर्सेज कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उससे भी आ सकता है। दूसरा है इम्प्यूरिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस समय में भी कहीं से आके मिल सकता है, लाइक आपका रिएक्शन वेसल्स हो गया या सॉल्वेंट हो गया या वगैरह वगैरह हम लोग देखेंगे। तीसरा है एटमॉस्फेरिक इम्प्यूरिटीज, जो कि एटमॉस्फेयर से मिल गए, जैसे कि आपका ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है,
मॉइस्चर कंटेंट हो गया या डस्ट पार्टिकल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जो कि एयर में है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज, जो कि स्टोरेज करते समय उसमें इम्प्यूरिटीज़ हो सकते हैं और आ सकते हैं। और लास्ट वन है डेलिबरेटली एडल्ट्रेटेड, ठीक है जी, जो जानबूझ के मिलाया गया हो। नाउ हम लोग वन बाय वन करके वी विल सी देम। ओके, सो फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो अगर रॉ मटेरियल में इम्प्यूरिटीज़ हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सेम इम्प्यूरिटीज़ आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इफ रॉ मटेरियल कंटेन्स impurities, the same impurities may be present in final product। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको प्योर रॉ मटेरियल यूज करना है जो कि पूरा इम्प्यूरिटी से फ्री हो। ठीक है, ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट भी इम्प्यूरिटीज फ्री मिले। इसका एग्जांपल्स है सोडियम क्लोराइड NaCl obtained from sodium chloride obtained from rock salt may contain कैल्शियम एंड पोटासियम एज इम्प्यूरिटीज। ठीक है जी, तो सोडियम क्लोराइड जो कि रॉक साल्ट से अगर हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो उसमें कैल्शियम एंड पोटासियम इम्प्यूरिटीज होंगे जिनको हमको रिमूव करना होगा। ठीक है, नहीं तो सेम इम्प्यूरिटीज फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्यूरिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है जी, सो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देर आर लॉट ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर इम्प्यूरिटीज कैन कम। जैसे कि आपका रिएक्शन वेसल्स हुआ जहाँ से आपको इम्प्यूरिटीज आ सकते हैं, या सोलवेंट यूज्ड हुए, या रिएजेंट्स जो भी आप यूज़ किए हैं, या कैटलिस्ट जो यूज़ किया गया, ये सभी सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज बन सकते हैं प्रोसेस के दौरान। ठीक है, इवन आपका इंटरमीडिएट जो भी प्रोड्यूस्ड हुआ है वो भी अगर बढ़िया से कंप्लीटली हटाया, रिमूव नहीं किया गया या उसको रिएक्शन नहीं कराया गया तो वो भी आपको इम्प्यूरिटीज की तरह बिहेव करते हैं। So now we will start with reaction vessel. As we know that there are special vessels to carry out reactions. Okay, तो रिएक्शन कराने के लिए स्पेशल टाइप के वेसल्स होते हैं जिनको रिएक्शन वेसल्स बोलते हैं। तो अगर ये रिएक्शन वेसल्स में अगर कोई इम्प्यूरिटीज है, जैसे कि आपने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है, इफ अ प्रॉपर क्लीनिंग इज नॉट बीन डन देन इट मे कॉज इम्प्यूरिटीज टू द फाइनल प्रोडक्ट। इसका एक और पहलू है कि अगर आपका रिएक्शन वेसल खुद ही कोई इम्प्यूरिटीज प्रोड्यूस करता हो, जैसे कि ग्लास अल्काली प्रोड्यूस करते हैं और मेटल्स से बना हुआ रिएक्शन वेसल्स मेटल को प्रोड्यूस करते हैं और वो इम्प्यूरिटीज की तरह बिहेव करता है। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन वेसल्स मे कॉज इम्प्यूरिटीज लाइक जिंक टू द फाइनल प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल है, अगर आपका रिएक्शन वेसल the vessels made up of copper and lead may results in metallic impurities। वो लोग कॉपर या लेड का जो है अभी जो भी रिएक्शन वेसल्स है वो लेड या कॉपर रिलीज करेंगे जो कि आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्वेंट। सो हम लोग को पता है कि सॉल्वेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सॉल्वेंट इम्प्यूरिटी कंटेन करता है तो सेम इम्प्यूरिटीज आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिलेंगे। तो एग्जांपल्स के लिए टैप वाटर कंटेन इम्प्यूरिटीज लाइक क्लोराइड, सल्फेट SO4-, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम Mg+2 एक्सेट्रा। तो हम लोग को मालूम है कि जो टैप वाटर जो है ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो हर जगह यूज होता है। तो ये बहुत सारे इम्प्यूरिटीज इसमें होते हैं, तो हम लोग को जब भी यूज़ करना है तो सावधानी के साथ यूज़ करना है, यानी हमको इम्प्यूरिटीज इसमें रिमूव करके जितना हो सके, जितना प्योर ले सके उतना प्योर लेना है। नेक्स्ट इज अल्कोहल में बी प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटीज इन स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि अल्कोहल जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रिपरेशन में सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, तो ये अल्कोहल स्ट्रेप्टोमाइसिन में भी मिल सकता है एज अ इम्प्यूरिटीज के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएजेंट। ओके, सो हम लोग को मालूम है हम लोग बहुत सारे रिएजेंट यूज करते हैं रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए।
ठीक है। तो अगर ये रिएजेंट जो है अगर वो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं हो पाया है तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अगर उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं किया गया तो इम्प्यूरिटीज की तरह बिहेव करेगा आपके फाइनल प्रोडक्ट में। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, अनरिएक्टेड रिएजेंट्स एक्ट एज इम्प्यूरिटीज। एग्जांपल्स क्या हुए, कैल्शियम ग्लूकोनोएट एंड कैल्शियम लैक्टेट कंटेन ग्लूकोज एज इम्प्यूरिटीज। ठीक है जी। इसको केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, तो ग्लूकोज हुआ ये चेंज होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में, एंड ग्लूकोनिक एसिड जो है होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट में। ठीक है, नाउ इस तरह कैल्शियम क्लोराइड लिख सकते हैं और ये नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज कैटलिस्ट। ओके, सो कैटलिस्ट एक केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्शंस का स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। दे विल इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ओके, सो इफ दे आर नॉट रिमूव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नहीं रिमूव किया गया तो दे विल वर्क एज अ इम्प्यूरिटीज इन द फाइनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स में निकेल एंड पोटासियम catalyst may be present as impurities in कार्बेंसिलिन सोडियम। सो इन कार्बेंसिलिन सोडियम के प्रिपरेशन में हम लोग निकेल एंड पोटासियम का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। सो अगर इनको नहीं रिमूव किया गया तो ये कार्बेंसिलिन सोडियम में इम्प्यूरिटीज के रूप में रहेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स जो हैं वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में फॉर्म करते हैं, तो उनको हमको रिमूव करना होता है या उनको कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जाता है टू द फाइनल प्रोडक्ट। अगर इफ दे आर रिमेनिंग ओवर देयर, okay, then they will work as a impurities. Example, while preparing potassium iodide Ki, potassium iodate KiO3 is formed as intermediate and act as impurity in the final product if not removed. Okay, so we can write the reaction as 6KOH plus 3I2 gives to 5Ki plus KiO3 plus 3H2O. Okay, so in the name we have to write in the word potassium hydroxide, this is iodine, ये potassium iodide है, देन पोटासियम आयोडेट होगा, ये वाटर। ओके, सो जो ये KiO3 जो है इसको हम लोग को रिमूव करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाना पड़ता है, दैट इज KiO3 react with 3 carbon to make potassium iodide and carbon monoxide gas। ठीक है, इस तरह से KiO3 को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अगर नहीं रिमूव किया गया तो ये Ki में इम्प्यूरिटीज की तरह रहेगा। नेक्स्ट वन इज फिजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, सो बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि इम्प्यूरिटीज कॉज कर देते हैं। एज फॉर एग्जांपल्स एक्सेस हीटिंग हुआ या बॉइलिंग, प्रेशर और अनइक्वल मिक्सिंग। ठीक है, कि अगर आपने प्रॉपरली मिक्स नहीं किया है, दैट वन कॉजेज इम्प्यूरिटीज इन फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये सारे चीज इम्प्यूरिटीज कर देते हैं। ओके, इम्प्यूरिटीज पैदा कर देते हैं। एग्जाम्पल्स आर कन्वर्सन ऑफ जिंक ऑक्साइड, सॉरी कन्वर्सन ऑफ जिंक इनटू जिंक ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं जिंक Zn प्लस O2 चेंज इनटू जिंक ऑक्साइड, सो बैलेंसिंग 2 ओके, और अपॉन हीटिंग इधर हो गया, बस बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो कैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इम्प्यूरिटीज कॉज करता है, जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड डस्ट, moisture and microorganism present in the atmosphere causes impurities। so atmosphere में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या ऑक्सीजन हुआ, ये सब इम्प्यूरिटीज कॉज कर देते हैं आपके फाइनल प्रोडक्ट से। जैसे कि एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक सोडियम बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पे रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3।
ओके, सो नेमिंग भी कर देंगे इसका वर्ड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज कंडीशन। तो हम लोग को कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर स्टोर करके रखते हैं तो अगर प्रॉपर स्टोरिंग नहीं हुआ तो उसमें इम्प्यूरिटीज़ पैदा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको आपने लूज पैकिंग किया है या गलत तरीके से पैकिंग किया है, सो लिख सकते हैं पुअर स्टोरेज कंडीशन कॉजेज इम्प्यूरिटीज, ओके। इसके एग्जाम्पल्स हुए फेरस इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी फेरस साल्ट्स हैं या फेरस कंटेनिंग कंपाउंड है वो अगर उनको स्टोर प्रॉपरली नहीं किया गया तो एटमॉस्फेयर से या कहीं से भी ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे या ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, टू फेरिक फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसको हम लोग रिएक्शन में से लिखेंगे Fe+2 टू चेंज इनटू Fe+3, दिस इज फेरस, दिस इज फेरिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज, अच्छा यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन भी रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिल्वर साल्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय लाइट, हेंस स्टोर्ड इन एम्बर्ड कलर्ड बोतल, ओके। सो सिल्वर साल्ट्स कंटेनिंग जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, इसका मतलब हुआ लाइट के प्रेजेंस में वो लोग डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उनको एम्बर्ड कलर की बोतल में स्टोर करके रखना पड़ता है। द लास्ट वन इज डेलिबरेटली एडल्ट्रेटेड, मीन्स जानबूझ के हम लोग कोई चीज़ मिलावट कर देते हैं, तो जनरली हम लोग ये प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव ड्रग्स आर एडल्ट्रेटेड विथ चीप ड्रग्स और लो क्वालिटी ड्रग्स, महंगी खाल की जो दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं उनको हम लोग सस्ते दाम वाले से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या जिसका क्वालिटी लो है उस टाइप के ड्रग्स से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हुआ पोटासियम ब्रोमाइड जो है KBr इज कॉस्टली एंड इज एडल्ट्रेटेड विथ सोडियम ब्रोमाइड यानी Br which is cheaper, सोडियम ब्रोमाइड यानी Br which is cheaper। सो पोटासियम ब्रोमाइड जो है वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं उसमें सोडियम ब्रोमाइड मिला देते हैं जो कि थोड़ा सा चीप होता है। विद दिस हम लोग इसके लास्ट में चले गए हैं इस लेक्चर के, और नोट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम कोई न्यू वीडियोज रखें। थैंक यू वेरी मच।